हेलो एवरीवन, आई एम अमित चौरसिया। आई एम ए सेकंड ईयर एमबीएस स्टूडेंट एट जेएनसी आजमगढ़। आज हम करने वाले हैं टॉपिक नंबर 51 का डीपीपी, दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इस पर्टिकुलर डीपीपी में नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी ज्यादा आने वाले हैं एंड प्लस तुम्हारे लिए पीवाईक्यू भी इसमें इंक्लूडेड है। तो हम इस पर्टिकुलर डीपीपी को 2 से 3 पार्ट में करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज तुम देख लो, ठीक है। दैट इज क्योंकि जो हम लोग आज जो क्वेश्चंस करेंगे बेसिकली इसी पॉइंट से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस रहेंगे, ओके। देखो पहले बात, हमारी बॉडी में कितने टाइप्स ऑफ मूवमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अमीबाइड मूवमेंट हमारी बॉडी में देखने को मिलती है, स्लेरी मूवमेंट देखने को मिलती है एंड मस्कुलर मूवमेंट देखने को मिलती है, ठीक है। अमीबाइड मूवमेंट कहाँ देखने को मिलती है? मैक्रोफेज के अंदर देखने को मिलती है एंड ल्यूकोसाइट्स के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। एंड जो अमीबाइड मूवमेंट होता है, जो माइक्रोफिलामेंट होता है, वो एमीबाइड मूवमेंट में हेल्प करता है। जो माइक्रोफिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? तुम्हारा एक्टिन का बना होता है, ओके। और जो सिलेरी मूवमेंट हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ सिलेरी मूवमेंट देखने को मिलती है? हमारी बॉडी में ट्रैकिया के अंदर तुम्हारा सिलेरी मूवमेंट देखने को मिलती है एंड जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसके अंदर सिलेरी मूवमेंट देखने को मिलती है, ओके। एंड जो फ्लेजुलर मूवमेंट होता है वो किसमें देखने को मिलता है? जो स्पर्मेटोजोवा होता है उसमें फ्लेजुलर मूवमेंट देखने को मिलता है। यूग्लिना के अंदर फ्लेजुलर मूवमेंट देखने को मिलता है। एंड जो वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस, ठीक है, उसके अंदर भी हमको क्या देखने को मिलता है? फ्लेजुलर मूवमेंट देखने को मिलता है, ओके। तो जो मसल्स होती हैं उसकी कितनी प्रॉपर्टी होती है? 4 मेन प्रॉपर्टी होती है। दैट इज क्या होती है? एक्साइटेबिलिटी होती है, इलास्टिसिटी होती है, एक्सटेंसिबिलिटी होती है एंड कंडक्टिबिलिटी होती है, ठीक है। 4 प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसको कैसे याद रख सकते हैं? E3C ऐसे करके ट्रिक बना के तुम याद कर सकते हो, ठीक है। जो मसल होता है उसको हम लोग क्या लोकोमोशन एंड रेगुलेशन उसका कैसा है, अपीयरेंस के बेसिस पे हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं मसल्स को, ओके। एंड जो मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल होता है, इसको हम लोग किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं? हम लोग इसको लोकेशन के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, ओके। अब आ जाओ, चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ओके। तो चलो आ जाओ क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ठीक है। यहाँ पे मूवमेंट एंड लोकोमोशन तुमने ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ रखा है, तुम समझते हो कि मूवमेंट एंड लोकोमोशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखो लोकोमोशन बेसिकली क्या था? लोकोमोशन में तुम्हारी लोकेशन चेंज होता है, ठीक है। एंड मूवमेंट में क्या होता है? तुम्हारी बॉडी आगे से मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं हैंड को ये मूव कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज ए मूवमेंट बट दिस इज नॉट लोकोमोशन। क्यों लोकोमोशन? ये क्योंकि यहाँ पे हमारे मेरे मेरा लोकेशन नहीं चेंज हो रहा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। आज जो ऑप्शंस को पढ़ते हैं, द लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स आर डिस्टिंक्ट एंड नेसेसरी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ठीक है। मतलब ये बोला कि जो लोकोमोशन के लिए अलग ऑर्गन्स होते हैं या फिर अलग बॉडी पार्ट्स यूज होते हैं एंड मूवमेंट के लिए अलग बॉडी पार्ट्स यूज होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब हो सकता है कि जो चीजें तुम्हारा मूवमेंट करवा रही है वही सेम स्ट्रक्चर तुम्हारे लोकोमोशन में भी हेल्प करे, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। तो तुम्हारा ऑप्शन क्या जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, ओके। इन पैरामीशियम सीलिया हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द साइटोफैरिंग्स एंड इन द लोकेशन एज वेल, ठीक है। हाँ, जो बेसिकली जो तुम्हारी सीलिया होती है, पैरामीशियम, वो बेसिकली क्या होती है? फूड की मूवमेंट में भी हेल्प करती है, दूसरी चीज, एंड ये लोकोमोशन में भी हेल्प करती है, ठीक है। ये तुम्हारी एनसीईआरटी की ही लाइन है, तो तुम्हारा ऑप्शन क्या करेक्ट है, ठीक है। हाइड्रा कैन यूज इट टेंटिकल्स फॉर द कैप्चरिंग प्रे बट रिलाइज ऑन द सोमैटिक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन फॉर द लोकोमोशन, ठीक है। मतलब जो हाइड्रा होता है ना, उसमें क्या होता है? जो टेंटिकल्स होते हैं वो प्रे को कैप्चर करने के लिए तो यूज होते ही होते हैं, एंड साथ में जो तुम्हारे टेंटिकल्स होता है वही हाइड्रा यूज करता है फॉर व्हाट? फॉर द लोकोमोशन के लिए, ठीक है। ना कि यहाँ पे सोमैटिक मसल्स का यूज करता है वो लोकोमोशन के लिए, ठीक है। ये तुम्हारा ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है। क्योंकि जो हाइड्रा होता है वो टेंटिकल्स का ही यूज करता है लोकोमोशन के लिए, ये तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन भी है। ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन, जो कि मैं तुमको ऑलरेडी बता दी, तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन है, ऑप्शन नंबर ये तुम्हारा करेक्ट है, ठीक है। तो कौन कौन सा सही है? सेकंड एंड फोर्थ है करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द मेथड ऑफ लोकेशन द मेथड ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म्ड बाय द एनिमल्स वेरी विद देयर हैबिटेट एंड द डिमांड ऑफ द सिचुएशन, हाँ, ठीक है। मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोकोमोशंस है या फिर जो डिफरेंट मेथड ऑफ लोकोमोशन, वो डिपेंड करता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किस हैबिटेट में है एंड उसका नीड क्या है, ओके। ये तो वहां सही है। लोकोमोशन इज स्ट्रिक्टली परफॉर्म्ड फॉर द सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, मेट एंड सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स ओनली, ठीक है। देखो जब एनसीईआरटी खोलोगे तो उसमें दिया है कि जो लोकोमोशन होते हैं ना, हम लोग जनरली किस लिए परफॉर्म करते हैं? भाई फूड के सर्च के लिए हो सकता है, शेल्टर के लिए हो सकता है, मेट के लिए हो सकता है, ठीक है। इन सारी चीजों के लिए हम लोग परफॉर्म करते हैं जनरली, ठीक है। यहाँ पे जनरली होना चाहिए था, यहाँ पे स्ट्रिक्टली नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? तुम्हारा जनरली होना चाहिए था, इसलिए तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। मैच दी कॉलम 1 विद द कॉलम 2, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 के साथ तुम्हें मैच करना है, ठीक है?
अमीबा, ठीक है। देखो, यूज टेंटिकल्स फॉर कैप्चरिंग प्रे एंड लोकोमोशन, इसके लिए कौन यूज करता है? टेंटिकल्स कौन यूज करता है? हाइड्रा यूज करता है। तो सी का क्या जाएगा? फर्स्ट। सीलिया हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द साइटोफेरिंक्स, ठीक है। इसके अंदर हेल्प करता है सीलिया, दैट इज पैरामीशियम के अंदर। स्टीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज सिंपल फॉर्म ऑफ द मूवमेंट। हाँ, ये जो स्टीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म किसके अंदर देखने को मिलता है? हमको अमीबा के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्या जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ओके। एंड यूज लिम्स फॉर द चेंज इन बॉडी पोस्चर एंड लोकोमोशन, ठीक है। ह्यूमन बींग्स, ये क्या जाएगा? ह्यूमन बींग। तो यहाँ पे मिला लो, पहले का क्या है? थर्ड है तुम्हारा, ठीक है। एंड सेकंड का क्या है? फोर्थ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ द मूवमेंट मेंशन्ड इन द टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है, ठीक है। मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द लिविंग बीइंग इंक्लूडिंग एनिमल्स एंड प्लांट। हाँ, देखो, जो मूवमेंट हो प्लांट के अंदर भी देखने को मिलता है, एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। मूवमेंट सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है। ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा इज कंसिडर्ड एज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द मूवमेंट। नहीं, देखो, जो प्रोटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है अमीबा के अंदर ना, इसको हम लोग एज ए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मूवमेंट कंसीडर करते हैं, ना कि कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये तुम्हारी एनसीईआरटी में भी क्लियरली मेंशन है, इट इज ए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मूवमेंट। ये तुम्हारा ऑप्शन क्या जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी के भी ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं। ह्यूमन बींग्स कैन मूव लिम्स, जॉ, आईलिड्स एंड टंग। हाँ भाई, तुम अपने टंग को मूव कर सकते हो, आईलिड्स को भी मूव कर सकते हो, जॉ, लिम्स क्या कर सकते हो? मूव कर सकते हो। ये तो तुम्हारा क्या करेक्ट है। मेनी अदर सीलिया, फ्लैजिला एंड टेंटिकल्स आर सोन बाय मेनी ऑर्गेनिज्म। हाँ, देखो, मतलब जैसे सीलिया हो गया, ठीक है। सीलिया हमारी बॉडी, हमारे अंदर भी प्रेजेंट होता है। जो सीलिया तुम्हारा होता है, सिलेरी मूवमेंट होता है, पैरामीशियम के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। जो तुम्हारा फ्लैजिलर मूवमेंट होता है वो स्पर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। जो तुम्हारा यूग्लेना होता है उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है। जो टेंटिकल्स होते हैं तुम्हारे हाइड्रा के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। जो टेंटिकल्स होते हैं बेसिकली तुम्हारा ऑक्टोपस के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एक सिर्फ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में ही प्रेजेंट होता है। हो सकता है कि वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि स्लेरी मूवमेंट हमारे अंदर भी होते हैं एंड पैरामीशियम के अंदर भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे तुमसे इनकरेक्ट पूछ रखा है। नेक्स्ट पे, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स द ब्लैंक इन द फॉलोइंग एनसीईआरटी स्टेटमेंट, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे एनसीईआरटी एक स्टेटमेंट दे रखी है एंड तुम्हें बताना है। ऑल मूवमेंट रिजल्ट इन द चेंज ऑफ प्लेस और लोकोमोशन। क्या सारे मूवमेंट लोकोमोशन होते हैं? नहीं, कुछ मूवमेंट लोकोमोशन होते हैं, ठीक है। तो सब मूवमेंट रिजल्ट इन द चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? सम होना चाहिए। ओके, सच वॉलंटरी मूवमेंट्स आर कॉल्ड, ठीक है। इस वॉलंटरी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकोमोशन बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेट इज, इसका जो करेक्ट आंसर डेट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताना है। लोकोमोशन इज जनरली फॉर द सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, मेट, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन आर टू एस्केप फ्रॉम द एनिमीज एंड प्रेडेटर, ठीक है। हाँ, तो लोकोमोशन हम जनरली किसके लिए करते हैं भाई? सर्च आप फूड के लिए कर सकते हो, शेल्टर के लिए, या फिर मैटिंग के लिए, या फिर सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स के सर्च में तुम कर सकते हो, फेवरेबल फूड के लिए कर सकते हो, ठीक है, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, या फिर तुम एनिमी से या फिर प्रेडेटर से बचने के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारी एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है, तुम्हारा क्या है? करेक्ट है। द सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट थ्री मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट, एमीवाइड मूवमेंट, सिलेरी मूवमेंट एंड फ्लैजिलर मूवमेंट, ठीक है। तो एनसीईआरटी में दे रखा है कि जो तुम्हारी हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो तीन टाइप के मोशन शो करते हैं। कौन कौन से शो करते हैं? अमीवाइड मूवमेंट शो करते हैं, हाँ, सिलेरी मूवमेंट शो करते हैं, तीसरा क्या होता है? दैट इज मस्कुलर मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। फ्लैजिलर मूवमेंट नहीं दे रखा है, तो यार फ्लैजिलर की जगह क्या होना चाहिए था? मस्कुलर मूवमेंट होना चाहिए था, ठीक है। इसके हिसाब से तुम्हारा जो ऑप्शन बी है इनकरेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आओ। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स need not to be different from those affecting other types of movement. Which are the following example from the text best satisfy this statement? हाँ, देखो, ऐसा नहीं है कि तुमको मूवमेंट के लिए अलग स्ट्रक्चर चाहिए होता है एंड लोकोमोशन के लिए तुम्हें अलग स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। स्टीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द अमीबा, voluntary movement of eyelids and tongues in the humans, use of tentacles by the hydra for the both prey capture and locomotion, ठीक है। हाँ, तो जैसे जो टेंटिकल्स है ना, हाइड्रा यूज करता है क्या? लोकोमोशन के लिए भी यूज करता है, दूसरी चीज बेसिकली क्या था? फूड को मूव करने के लिए भी यूज करता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ओके, ये सिर्फ मूवमेंट के बारे में बता रहा है, ठीक है। ये दोनों को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। यहाँ पर आपको ये फाइंड आउट करना है कि ऐसा तुम इसमें से एग्जाम्पल चूज करो जो कि ये एक्सप्लेन कर रहा है कि हमको ये नहीं चाहिए, हमको मूवमेंट के लिए अलग स्ट्रक्चर नहीं चाहिए होता, लोकोमोशन के लिए अलग स्ट्रक्चर नहीं चाहिए होता है।
हो सकता है कि जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स मूवमेंट में हेल्प कर रहा है वही सेम स्ट्रक्चर तुम्हें लोकोमोशन में भी हेल्प करे, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है, कौन जस्टिफाई कर रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी कर रहा है कि जो टेंटिकल्स होता है हाइड्रा उसको लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। दूसरी चीज आप प्रे कैप्चरिंग में भी हेल्प करता है, या फिर फूड के मूवमेंट के लिए भी क्या करता है वो यूज करता है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अमीबॉइड मूवमेंट, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी में अमीबॉइड मूवमेंट कौन कौन से सेल शो करते हैं, दैट इज जो तुम्हारे जो मैक्रोफेज होते हैं वो शो करते हैं, जो तुम्हारे डब्ल्यूबीसी होती है वो शो करते हैं। ओके, आरबीसी अमीबॉइड मूवमेंट शो नहीं करता है। It is executed by some specialized cell in our body like macrophage and erythrocyte। नहीं, erythrocyte यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे तुम्हारे क्या होना चाहिए था, WBC या फिर ल्यूकोसाइट्स होने चाहिए थे। इस चीज तुम्हारे स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। इट इज अफेक्टेड बाय द स्यूडोपोडिया फाउंड बाय द स्टीमिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। हाँ, जो तुम्हारा जो यहाँ पे स्टीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म होती है वो अमीबॉइड मूवमेंट को अफेक्ट करती है, मतलब ये तुम्हारा क्या है, करेक्ट है। द साइटोस्केलेटन एलिमेंट लाइक माइक्रोट्यूब्यूल्स आर एक्सक्लूसिवली इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट। नहीं, देखो जो तुम्हारी यहाँ पे जो अमीबॉइड मूवमेंट को हेल्प करता है, जो तुम्हारी माइक्रोफिलामेंट होता है ना, माइक्रोफिलामेंट हेल्प करता है किसमें, अमीबॉइड मूवमेंट में, ठीक है। एंड एक यहाँ पे जो माइक्रोफिलामेंट, यहाँ से एक इस याद रखना कि जो माइक्रोफिलामेंट होता है किसका बना होता है, एक्टिन का बना होता है। तो अमीबॉइड मूवमेंट में कौन हेल्प करता है, माइक्रोफिलामेंट हेल्प करता है, माइक्रोट्यूब्यूल हेल्प नहीं करता। माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ पे होता है, जो तुम्हारे स्पिंडल होते हैं, जो तुम्हारे फ्लैजेला होता है उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल होता है, ठीक है। ये तुम्हारे स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। इट इज सिमिलर टू द मूवमेंट ऑफ अमीबा। हाँ, मतलब जो अमीबॉइड मूवमेंट होती है मैक्रोफेज के अंदर या फिर ल्यूकोसाइट के अंदर वो सिमिलर होती है किसके, जो अमीबा के अंदर जो मूवमेंट होते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, करेक्ट है। इसके हिसाब से जो तुम्हारा यहाँ पे क्या पूछ रखा है, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रखा है, जो तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The coordinated movement of the cilia in the trachea assist in the removed dust particles and some foreign substances। हाँ, तो जो सीलिया हमारी जो सीलिया होती है क्या ट्रैके के अंदर प्रेजेंट होती है, तो ट्रैके के अंदर किसकी लाइनिंग होती है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड एपिथेलियल होती है, ठीक है। एंड यहाँ पे सीलिया का रोल क्या होता है, ये बेसिकली जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो फॉरेन सब्सटेंसेज होते हैं उसको उसको रिमूव करने में तो हम ये सीलिया हेल्प करता है। तो ये तुम्हारी क्या है, एनसीईआरटी की लाइन है, ये तुम्हारी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल ठीक है। सिलेरी मूवमेंट occurs in all internal tubular organs which are lined by the ciliated epithelial, ठीक है। पहली बात तो जब तुम एनसीईआरटी खोलोगे वहां पे दे रखा है कि जो तुम्हारी सिलेरी मूवमेंट होती है ना, मोस्ट ऑफ द जो तुम्हारे इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स होते हैं जो कि यदि वो सिलेटेड एपिथेलियल से लाइंड होते हैं तो उनके अंदर सिलेरी मूवमेंट देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे ऑल नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे मोस्ट ऑफ दिस इंटरनल ऑर्गन्स में होते हैं। इस हिसाब से ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रीजन तुम्हारा क्या है, बिल्कुल रीजन तो रॉन्ग ही है, तो वो एक्सप्लेन करने की बात छोड़ ही दो। इस हिसाब से जो तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज करेक्ट आंसर नंबर सी विल बी करेक्ट। ओके, एंड आ जाओ, यहाँ पे मैच दी कॉलम दे रखा है, यहाँ पे तुम्हें मैच करना है, ठीक है। जो तुम्हारी सिलेरी मूवमेंट आपको तुम्हें कहाँ देखने को मिलती है, जो तुम्हारी सिलेरी मूवमेंट तुम्हें देखने को मिल जाएगी ओविडक्ट के अंदर, ठीक है। तो सी का क्या जाएगा फर्स्ट। ओके, एंड एम्यूबॉइड मूवमेंट कहाँ देखने को मिलेगी, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम दैट इज स्पॉन्ज के अंदर देखने को मिलेगी। ओके, लोकोमेशन ऑफ द फ्लेजुलर मूवमेंट, ठीक है, फ्लेजुलर के थ्रू मूवमेंट कहाँ पे होता है, यूग्लेना के अंदर होता है। ओके, ये तुम्हारे लोकोसाइट्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, तो एमिवाइड मूवमेंट होता है, ठीक है। डी का सेकंड हो जाएगा, तो डी का क्या हो जाएगा तुम्हारा सेकंड हो जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या करेक्ट है, पहले का क्या है, पहले का 4 है। ओके, तुम्हारा थर्ड का क्या है, ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। विच आर द फ्लोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द एक्सटेंट ऑफ मस्कुलर कंट्रीब्यूशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। देखो हमारी बॉडी जो हमारी बॉडी है इसमें भाई इसमें बोन्स नहीं है, मसल्स नहीं है, ठीक है। तो जो हमारी मसल्स होती है ना वो हमारी पूरे बॉडी वेट की 40 to 50% ऑफ द टोटल वेट वो कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। कितनी, 40 to 50%। 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट, नहीं 30 to 40% नहीं होता, ये क्या होता है 40 to 50% होता है। कितना, 40 to 50% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। इट इज 40 to 50% ऑफ द ह्यूमन बॉडी वॉल्यूम। नहीं, बॉडी वॉल्यूम की बात नहीं होती, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, बॉडी वेट की बात हो रही है। तो दैट इज 60 to 70% नहीं, इट इज अबाउट 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट ऑफ द ह्यूमन एडल्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय व्हाट, मसल्स के थ्रू कंट्रीब्यूटेड होता है। ओके, select the correct statement regarding the contractile properties of the muscles। It is used effectively for the locomotion and other movement by human beings and all multicellular organisms। ठीक है, हाँ देखो भाई जो मसल्स की कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी होती है हम इसको लोकोमोशन के पर्पज से भी यूज करते हैं, मूवमेंट के पर्पज से भी यूज करते हैं, जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो करते ही करते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसको यूज करते हैं, ठीक है। जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी होती है अपनी मसल की, किसके लिए, मूवमेंट के लिए या फिर लोकोमोशन के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुझे, ये ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहा है, ठीक है। आज आगे भी पढ़ लेते हैं। इट इज यूज इफेक्टिवली फॉर द लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट बाय द ह्यूमन बींग्स एंड द मेजॉरिटी ऑफ द मल्टी सेलुलर
ऑर्गेनिज्म। ये भी स्टेटमेंट तुम्हारा करेक्ट ही है, ठीक है। अभी पहले दूसरे में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। पहले एक बार आगे के भी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। इट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द लोकोमोटरी एक्शन इन द ह्यूमन लोकोमोटरी एक्शन इन द ह्यूमन बीइंग्स नहीं यार। जो कंट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी होती है भाई, जो अलग जो बाकी जो एनिमल्स हैं वो भी तो यही सेम चीजें यूज कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ द मसल सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग उसको यूज कर रहे हैं, नहीं, बाकी जो एनिमल्स है उसके अंदर भी मसल्स होती हैं। उनकी जो मसल्स होती है उनके अंदर भी कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी होती है, तो वो भी उस फीचर्स को यूज कर रहे होते हैं। ये ऐसा ये तो नहीं है कि तुम्हारा ऑप्शन क्या इनकरेक्ट है। इट इज सो रिक्वायरमेंट फॉर द लोकोमोशन इंडिपेंडेंट ऑफ द न्यूरल सिस्टम, ठीक है। मतलब लोकोमोशन के लिए जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ द मसल है वो मैंडेटरी है, ठीक है। एंड उसके लिए तुम्हें न्यूरल कंट्रोल नहीं चाहिए होता है। ऐसा है नहीं, देखो जो लोकोमोशन होता है, ठीक है, लोकोमोशन में मसल्स का रोल तो होता ही होता है, ठीक है। एंड साथ में बेसिकली जो तुम्हारे ब्रेन होता है, जो तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उसका भी तो इंपॉर्टेंट रोल होता है तुम्हारे लोकोमोशन करने के लिए। तो यहाँ पे न्यूरल सिस्टम का रोल नहीं होता है लोकोमोशन में, नहीं, इसमें तुम्हारा लोकोमोशन न्यूरल सिस्टम का इंपॉर्टेंस होता है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, दैट इज इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूरल सिस्टम का इंडिपेंडेंट नहीं होता। जो तुम्हारा लोकोमोशन होता है उसमें न्यूरल सिस्टम का भी इंपॉर्टेंस होता है। और जब पहले दूसरे में कंपेयर कर लो, तो पहले दूसरे में तुम कंपेयर करोगे तो यहाँ पे दे रखा है कि सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। यहाँ पे दे रखा है मेजोरिटी ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे जनरलाइज, यहाँ पे ऑल दे दिया, मतलब जितने भी हैं सब करेंगे ही करेंगे। और यहाँ पे दे रखा है मेजोरिटी, तो मुझे लगता है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, दैट इज ऑप्शन नंबर बी ही होगा, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी दे रखा है। तो आई थिंक इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। और नेक्स्ट पे चलते हैं। Regarding the classification of muscles, the text explicitly mentioned that muscles are classified using which are the following criteria, ठीक है। देखो पहले जो तुम्हारी मसल्स को हम लोग क्लासीफाई किए, कितने बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, 3 बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। किन किन बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे करते हैं, अपीयरेंस के बेसिस पे करते हैं, एंड उनका रेगुलेशन किस तरीके से हो रहा है इसके बेसिस पे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा, 1, 3 एंड 4, ठीक है। इन 3 बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। इट द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्केलेटल मसल, ठीक है, दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। हाँ, जो तुम्हारी स्केलेटल मसल्स होते हैं ना, जो तुम्हारी स्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब जो बोन वगैरह होता है, उससे बेसिकली क्या होता है, वहां पे तुम्हारे स्केलेटल मसल अटैच्ड होते हैं। ये तुम्हारा क्या है, करेक्ट है जी। दे हैव ए स्टिप्ड अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप एंड हेंस कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल। हाँ, इनके अंदर बेसिकली क्या होता है, लाइट एंड डार्क बैंडेज देखने को मिलती है, इसलिए हमको इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिएटेड मसल इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जो तुम्हारी कार्डिक मसल्स होते हैं वो भी तुम्हारे क्या होते हैं, स्ट्रिएटेड मसल होते हैं। दे आर प्राइमरी इन्वॉल्व इन द लोकोमोटरी एक्शन एंड द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। अच्छा हाँ, जो तुम्हारे स्केलेटल मसल होते हैं उनका जो मेन रोल किसमें होता है, उनका जो मेन रोल होता है लोकोमोशंस में होता है, एंड जो तुम्हारी बॉडी पोस्चर का मेंटेनेंस में स्केलेटल मसल्स का रोल होता है। ये तुम्हारा क्या है, करेक्ट है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तीनों का तीनों स्टेटमेंट तुम्हारे क्या है, करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। Which of the following option correctly identifies the location and function of the visceral muscles as per the test, ठीक है। पहले पहली बात तो देखो, जो तुम्हारे विसरल मसल्स के बारे में बात कर रहा है, मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, स्मूथ मसल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और जो तुम्हारे विसरल मसल्स होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो तुम्हारे इनर वॉल ऑफ द हॉलो विसरल ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर ये तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं। जो हॉलो विसरल ऑर्गन्स होते हैं उनके क्या आउटर वॉल पे प्रेजेंट होते हैं, आउटर वॉल पे नहीं प्रेजेंट होते, कहाँ पे होते हैं, इनर वॉल पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इनर वॉल ऑफ द हॉलो विसरल ऑर्गन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड गैमेट, नहीं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, फूड में हेल्प करते हैं गैमेट्स, हाँ सही है। इनर वॉल ऑफ द हॉलो विसरल ऑर्गन एंड चेंज ऑफ द बॉडी पोस्चर, नहीं, जो चेंज ऑफ बॉडी पोस्चर होता है इसके अंदर तुम्हारे क्या होते हैं, स्केलेटल मसल्स होते हैं, ना कि स्मूथ मसल। ये तुम्हारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट, नहीं, जो तुम्हारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं वो तुम्हारे स्केलेटल कंपोनेंट से अटैच नहीं होते हैं। स्केलेटल कंपोनेंट से कौन सी मसल अटैच होती है, स्केलेटल मसल अटैच होते हैं, ना कि स्मूथ मसल अटैच होते हैं। तो ये तुम्हारा क्या जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। विसरल मसल आर नोन एज इनवॉल्यूंटरी मसल। हाँ, जो तुम्हारी स्मूथ मसल होती है उसको क्या बोलते हैं, इनवॉल्यूंटरी मसल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो तुम्हारा सिमेट्रिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देयर एक्टिविटीज आर नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम। हाँ, जो तुम्हारी वॉलंटरी कंट्रोल होती है नर्वस सिस्टम की, उसके कंट्रोल में नहीं होता है। दिस इज द रीजन कि हम लोग विसरल मसल को क्या बोलते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स बोलते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, करेक्ट है। और यहाँ पे जो रीजन है ना वो ऐसा करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। क्यों एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो तुम्हारी स्मूथ मसल होते हैं तुम्हारी इनवॉलंटरी मसल होते हैं। और यहाँ पे नीचे रीजन में एक्सप्लेन कर रहा है कि इनवॉलंटरी मसल क्यों होते हैं। तो रीजन इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऐसा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ओके, और नेक्स्ट पे चलते हैं। Identify the incorrect statement regarding the flagellal movement.
पहले तो जो तुम्हारे फ्लेजुलर मूवमेंट किसके किसके अंदर देखने को मिलता है, दैट इज जो स्विमिंग इन स्पर्मेटोजोआ उसमें देखने को मिलता है। ओके, यूग्लिना के अंदर देखने को मिलता है। जो वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस उसके अंदर भी हमको क्या देखने को मिलता है, फ्लेजुलर मूवमेंट देखने को मिलता है। तो आप वही चीजें हैं यहाँ पे। इट हेल्प इन द स्विमिंग इन स्पर्मेटोजोआ। हाँ, जो फ्लेजुलर मूवमेंट होता है वो स्पर्मेटोजोआ में स्विमिंग में हेल्प करता है, सही है जी। इट फैसिलिटेट द पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर देखो जो ओवा का पैसेज होता है ना फैलोपियन ट्यूब के अंदर, उसको वो वहां पे सिलेटेड मूवमेंट होता है, ना कि फ्लेजुलर मूवमेंट होता है। ये तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिलेटेड नहीं होता, यहाँ पे सिलेटेड होता है, ना कि फ्लेजुलर मूवमेंट होता है। इट हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस। हाँ जी, स्पॉन्ज स्पॉन्ज के अंदर जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। ये तुम्हारा क्या है, सही है। इट हेल्प इन द लोकोमोशन ऑफ प्रोटिस्टा लाइक यूग्लिना। हाँ, जो फ्लेजुलर मूवमेंट होता है वो यूग्लिना के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके हिसाब से जो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। अकॉर्डिंग टू द टेस्ट विच सिस्टम आर रिक्वायर्ड फॉर द परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ द लोकोमोशन। ठीक है भाई, तुम्हें परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करना है, इसलिए तुम्हें क्या चाहिए होगा, नर्वस सिस्टम चाहिए होगा। तो मस्कुलर सिस्टम्स ओनली, क्या सिर्फ मस्कुलर सिस्टम से काम चल जाएगा, नहीं, मस्कुलर सिस्टम से काम नहीं चलने वाला, इसलिए तुम्हें क्या न्यूरल सिस्टम भी चाहिए। मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम तो चाहिए ही चाहिए, मस्कुलर सिस्टम भी चाहिए, बट साथ में क्या होना चाहिए, न्यूरल सिस्टम भी होना चाहिए, तभी जाकर तुम प्रॉपर तरीके से मूवमेंट को कोऑर्डिनेटली परफॉर्म कर पाओगे। तो मस्कुलर चाहिए, न्यूरल सिस्टम चाहिए, क्या स्केलेटल सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, स्केलेटल सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है लोकोमोशन में या फिर मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। हमको किसी भी मूवमेंट को कोऑर्डिनेटली परफॉर्म करना है कोऑर्डिनेट वे में, तो हमको क्या चाहिए, कोई स्केलेटल सिस्टम भी चाहिए, स्केलेटल सिस्टम चाहिए, मस्कुलर सिस्टम भी चाहिए, एंड तुम्हें न्यूरल सिस्टम भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। साइटोस्केलेटन एलिमेंट लाइक डैश आर आल्सो इन्वॉल्व इन द एम्यूवाइड मूवमेंट। जो कौन सा होता है, दैट इज माइक्रो दैट इज माइक्रोफिलामेंट। जो तुम्हारा माइक्रोफिलामेंट होता है वो तुम्हारा एम्यूवाइड मूवमेंट में तुम्हारा इन्वॉल्व होता है। एंड जो माइक्रोफिलामेंट होता है किसके बने होते हैं, एक्टिन के बने होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स किसके बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के बने होते हैं। ओके, कंसीडर द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ अबव आर लिस्टेड इन टेस्ट एज स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ द मसल। ओके, देखो बेसिकली हम लोग मसल्स के अंदर कितने मेन प्रॉपर्टीज होते हैं, 4 मेन प्रॉपर्टीज होते हैं। कैसे, ये क्या होता है, E3C। ओके, इट इज क्या होती है, एक्साइटेबिलिटी होती है, एक्सटेंसिबिलिटी होती है, एंड इलास्टिसिटी होती है। 3 प्रॉपर्टी तो होती ही होती है। ओके, एंड फोर्थ कौन सी होती है, कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी होती है। जब तुम एनसीईआरटी खोलोगे तो वहां पे दे रखा क्या, कंडक्टिविटी। हाउ मेनी ऑफ अबव आर लिस्टेड इन द टेस्ट एज स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ मसल। कितने हैं, दैट इज 4 होते हैं स्पेशल प्रॉपर्टीज। कौन कौन से होते हैं, कंडक्टिविटी होती है, एक्साइटेबिलिटी होती है, एक्सटेंसिबिलिटी होती है, एंड दैट इज इलास्टिसिटी होती है। ये 4 प्रॉपर्टीज होती है किसकी, मसल्स की। नेक्स्ट पे आ जाओ। विच आर द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द अपीयरेंस ऑफ द विसरल मसल्स। ओके, दे एग्जिबिट प्रोमिनेंट स्टीरिएशन अंडर द माइक्रोस्कोप। नहीं, जो तुम्हारी स्मूथ मसल होते हैं वो स्टीटेड नहीं होती हैं। तो ये तुम्हारी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट इनकरेक्ट है। स्टीटेड मसल कौन कौन से होते हैं, तुम्हारी स्मूथ मसल स्टीटेड होते हैं, तुम्हारे कार्डिक मसल भी क्या होते हैं, स्टीटेड होते हैं। दे आर स्मूथ इन अपीयरेंस एंड डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्रिएशन। हाँ, इनके अंदर क्या होता है, कोई भी एक्सट्रीशन नहीं होता है, एक्सट्रीशन। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, करेक्ट है। दे आर स्ट्रिप्ड बट इनवॉल्यूंटरी इन द नेचर। क्या ये वो होते हैं, स्ट्रीटेड होते हैं बट ये इनवॉल्यूंटरी होते हैं, नहीं, ये स्ट्रीटेड भी नहीं होते। तो ये तुम्हारा क्या है, इनकरेक्ट है। दे अपीयर सिमिलर टू द स्केलेटल मसल बट आर अनब्रांच्ड। ये स्केलेटल मसल की तरह दिखते हैं, नहीं। जो तुम्हारा स्केलेटल मसल होता है ना उसकी जो वो बेसिकली सिलिंड्रिकल शेप की होती है। ओके, एंड जो तुम्हारी स्मूथ मसल होते हैं तुम्हारी क्या होती है, स्पिंडल शेप की होती है। ये तुम्हारा क्या जाएगा, ये तुम्हारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट स्टेट दैट सीलिया एंड फ्लेजिला आर आउटग्रोथ ऑफ। जो तुम्हारा सीलिया एंड फ्लेजिला होता है किसका आउटग्रोथ होता है, ये तुम्हारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हो या फिर जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसका आउटग्रोथ होता है। तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कार्डियक मसल्स। मेनी कार्डियक मसल सेल एजेंबल इन द लीनियर पैटर्न टू फॉर्म द कार्डियक मसल। नहीं, जो तुम्हारे कार्डियक मसल होते हैं ना वो ब्रांच्ड पैटर्न्स में अरेंज होते हैं और वो क्या बनाते हैं, कार्डियक मसल्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लीनियर पैटर्न ना हो, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ब्रांच्ड पैटर्न होना चाहिए था। ठीक है, ये तुम्हारी एनसीईआरटी की भी लाइन है। तो ये तुम्हारी स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। बेस्ड ऑन द अपीयरेंस कार्डियक मसल्स कैसे होते हैं, स्टीरेड होते हैं। हाँ, जो तुम्हारे कार्डियक मसल्स कैसे होते हैं, स्टीरेड होते हैं, बिल्कुल होते हैं।
दे आर इनवॉलंटरी इन द नेचर एज द नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटीज डायरेक्टली। हाँ, जो तुम्हारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है, मतलब जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होती है, उसके एक्टिविटी को नहीं कंट्रोल करता, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इनवॉलंटरी इनवॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा क्या, ये भी करेक्ट है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। विच आर द फ्लोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्केलेटल मसल्स। Each organized skeletal muscle is made up of number of muscles fibers held together by the common elastic connective tissues called fascia। अच्छा देखो, तो जो तुम्हारी मसल्स स्केलेटल मसल्स होती है ना, तो पहले तो जो तुम्हारी मसल्स बंडल्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेसिकल्स बोलते हैं। ठीक है, एंड उसके तरफ बेसिकली क्या होती है, कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं, एंड उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीसिया बोलते हैं। ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल्स फाइबर, हाँ, हेल्ड टुगेदर बाय व्हाट, कॉमन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू नहीं, यहाँ पे कैसी टिश्यूज होती है, कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं। तो ये तुम्हारा क्या जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल्स बंडल्स हेल्ड टुगेदर बाय कॉमन कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यूज कॉल्ड फेसिया। हाँ, ये तुम्हारे स्टैंडर्ड मुझे सही लग रहा है। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं एक बार। ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल्स बंडल हेल्ड टुगेदर बाय द कॉमन इलास्टिक, नहीं, कॉमन इलास्टिक नहीं होता, कोलेजिनस टिश्यूज होती है। ये भी तुम्हारा क्या है, इनकरेक्ट है। Each organized skeletal muscle is made up of number of muscles fibers held together by the common collagenous connective tissues, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, fascicles बोलते हैं। अच्छा नहीं, यहाँ पे जो बेसिकली उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे जो कॉमन कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यूज होता है उसको हम लोग fascicles नहीं बोलते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेसिया बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। मसल्स फाइबर इज सिंसिटियम। ठीक है, जो तुम्हारे मसल फाइबर्स कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही है। एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड क्यों होते हैं, क्योंकि भाई ये सिंसिटियम क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, साइक्लोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी तुम्हारा क्या करेक्ट है। एंड यहाँ पे जो रीजन है वो एगो एक्सप्लेन कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि जो तुम्हारे मसल्स फाइबर होते हैं ना, वो क्या होते हैं, सिंसिटियम होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रीजन है वो एसेसन को कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इट इज द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मसल्स फाइबर्स केयरफुल्ली। ईच मसल फाइबर इज लाइंड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म। देखो, जो तुम्हारे मसल्स फाइबर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा बोलते हैं, ना कि सार्कोप्लाज्म। जो दूसरी जो साइटोप्लाज्म होती है ना, उसको हम लोग सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तो जो सार्कोप्लाज्म किसको बोलते हैं, हम लोग सार्कोप्लाज्म बोलते हैं साइटोप्लाज्म को। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा बोलते हैं। ये तुम्हारा ऑप्शन क्या जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। हाँ, तुम्हारी कैल्शियम आयंस होती है, किसके अंदर होती है, जो तुम्हारी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो तुम्हारा एनसीईआरटी की लाइन है, ये तुम्हारा करेक्ट स्टेटमेंट है। A characteristic feature is the presence of large number of perpendicularly arranged filaments called myofibrils। पहले तो जो तुम्हारे myofibrils होते हैं वो perpendicularly arranged नहीं होते हैं, वो पैरेलली अरेंज होते हैं। ये तुम्हारा क्या जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो तुम्हारा करेक्ट होगा क्या, पहला फॉल्स है, पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, फिर फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट की तरफ आते हैं। मैच द टर्म्स कॉलम 1 विद देयर डिस्क्रिप्शन द कॉलम 2। ठीक है, आ जाओ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल्स फाइबर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा बोलते हैं। ठीक है, एंड एक चीज याद रखना, कहीं भी मसल फाइबर सिंपली लिख रखा है ना, तो हम लोग उसको स्केलेटल मसल ही कंसीडर करते हैं। ओके, जो मसल्स बंडल होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेसिकल्स बोलते हैं। कॉमन कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यूज लेयर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेसिया बोलते हैं। ओके, एंड कंटेन एक्टिन, किसके अंदर होती है, आई बैंड के अंदर क्या होती है, एक्टिन होती है। इससे जो करेक्ट आंसर होगा डेट इज ए का थर्ड हो जाएगा, थर्ड फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। According to the test, the stated appearance of the myofibrils is due to the distribution of the patterns of, मतलब जो यहाँ पे जो स्टेटेड अपीयरेंस होती है किसी भी मसल्स फाइबर्स की, वो किसकी वजह से होती है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या होते हैं, जो एक्टिन प्रोटीन होते हैं, जो तुम्हारी मायोसिन प्रोटीन होते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं, अल्टरनेटली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अल्टरनेट डार्क एंड लाइट मसल्स फाइबर नहीं, यहाँ पे डार्क एंड लाइट मसल्स फाइबर्स नहीं होते हैं, यहाँ पे डार्क एंड लाइट बैंड होते हैं। ये तुम्हारा क्या है, इनकरेक्ट है। टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स एक्टिन एंड मायोसिन की वजह से होते हैं। हाँ, एक्टिन एंड मायोसिन की वजह से ही होता है।
तुम्हारा ये जो तुम्हारा लाइट एंड डार्क अपीयरेंस होती है, ये तुम्हारा करेक्ट मुझे लग रहा है। द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियाई, मतलब यहाँ पे जो स्टेटेड अपीयरेंस होती है वो क्या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से होती है, फिर न्यूक्लियाई की वजह से होती है? ऐसा नहीं है। किसकी वजह से होती है? यहाँ पे जो मायोफाइब्रिल्स का अरेंजमेंट होता है, मतलब जो यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट होते हैं, जो तुम्हारे मायोसिन फिलामेंट होते हैं, उसकी जो अरेंजमेंट होती है अल्टरनेटिवली, ये रीजन होता है स्टीरॉयड अपीयरेंस के लिए, ना कि साइकोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर न्यूक्लियाई। तो तुम्हारा ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है। जो कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू एंड फीसिया, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं? नहीं, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट की तरफ आते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैंड्स ऑब्जर्व्ड ऑन ए मायोफाइब्रिल्स। ओके, ईच मायोफाइब्रिल हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड ऑन इट्स। देखो, जो तुम्हारे मायोफाइब्रिल्स होते हैं उसमें क्या होते हैं? अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। लाइट बैंड के अंदर क्या होता है? एक्टिन्स होते हैं। हाँ जी, लाइट बैंड इज कॉल्ड आई बैंड और आइसोट्रोपिक बैंड। हाँ, जो तुम्हारी लाइट बैंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइस, और इट इज आई बैंड भी बोलते हैं। ओके, सही है। द डार्क बैंड इज कॉल्ड ए और आइसोट्रोपिक, नहीं, जो ए बैंड बोलते हैं फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनआइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं, ना कि आइसोट्रोपिक बैंड। तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट क्या जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। वो यहाँ पे बतानी क्या थी? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, इसलिए जो तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कार्डियक मसल आर कंसीडर इनवॉल्यूंटरी इन द नेचर। हाँ, जो तुम्हारे कार्डियक मसल होते हैं क्या इनवॉल्यूंटरी होते हैं, जो हमारे डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल के अंदर नहीं होते हैं। ओके, द नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल इन द एक्टिविटीज ऑफ द कार्डियक मसल्स डायरेक्टली। हाँ, बिल्कुल सही है। Okay? तो यहाँ पे जो रीजन है वो एसएसएम करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्यों एक्सप्लेन कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो पहले जो एसएसएम में क्या बोल रहा है कि जो कार्डियक मसल होते हैं तुम्हारे कैसे होते हैं? इनवॉल्यूंटरी टाइप के मसल्स होते हैं। द रीजन इज डेट, क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्ट न्यूरल सिस्टम होता है वो इसको कंट्रोल नहीं करता डायरेक्टली। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ओके, fill in the blanks. The a characteristic features of the muscles fibers is presence of large number of parallelly arranged filament in, मतलब जो तुम्हारे मायोफाइब्रिल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो पैरेलली अरेंज होते हैं। कहाँ पे अरेंज होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर ही तो अरेंज होते हैं, दैट इज सार्कोलेम्मा के अंदर अरेंज होते हैं। नहीं सॉरी, सार्कोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर तुम्हारे अरेंज होते हैं। तो क्या सार्कोलेम्मा के अंदर? नहीं यार, फेस्कस के अंदर नहीं, तो सार्कोप्लाज्म। इस माइक्रोफिलामेंट हम लोग क्या बोलते हैं? मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके, द टेस्ट एक्सपेक्टली स्टेट दैट कॉमन कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यूज लेयर होल्ड टुगेदर विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जो कॉमन कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं वो किसको होल्ड करती है? जो तुम्हारे मसल्स बंडल्स होते हैं ना उसको होल्ड करती है, दैट इज फेसिकल्स को होल्ड करती है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द मायोफाइब्रिल्स। ओके, यहाँ पे तुम्हें मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चरल डिटेल तुम्हें देखनी है। क्या? जड लाइन इज अ थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द आई बैंड। देखो, जो तुम्हारा ए बैंड होता है ना, ए बैंड के सेंटर में तुम्हारा यम लाइन होता है एंड आई लाइन के सेंटर में तुम्हारा क्या होता है? जेड लाइन होता है। और जो तुम्हारी जेड लाइन होता है ना वो क्या थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है? नहीं, जो तुम्हारा जेड लाइन होता है वो तुम्हारा इलास्टिक फाइबर्स होता है। क्या होते हैं? मतलब यहाँ पे जेड लाइन क्या होते हैं? जेड लाइन तुम्हारे होते हैं इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स। ये तुम्हारी स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। यम लाइन इज एन इलास्टिक फाइबर्स, नहीं, जो तुम्हारी यम लाइन होता है ना वो क्या होता है? थिन फाइबरस मेम्ब्रेन होता है। जो तुम्हारा यम लाइन है वो तुम्हारा क्या होना चाहिए? यहाँ पे जो यम लाइन है वो तुम्हारा क्या होता है? थिन फाइबरस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट क्या है? ये भी तुम्हारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द थिन फिलामेंट आर फर्मली अटैच्ड टू द जेट लाइन। हाँ, जो तुम्हारा थिन फिलामेंट होता है वो क्या जेट लाइन से तुम्हारा अटैच्ड होता है? हाँ जी, सही है। ए एंड आई बैंड आर अरेंज अल्टरनेटिवली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मायोफाइब्रिल्स। हाँ, ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज क्या होगा? दैट इज थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट की तरफ आ जाओ। सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट इज कॉल्ड यस जोन। हाँ, मतलब देखो, जो तुम्हारा ये होता है दैट इज, मान लो ये तुम्हारा क्या लाइट बैंड है। ओके, एंड बीच में ये तुम्हारा क्या है? थिक है। ठीक है, तो ये जो तुम्हारी रीजन है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यस जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यस जोन। मतलब जो तुम्हारा सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? यस जोन बोलते हैं। एंड जो तुम्हारा यस जोन होता है ना, यहाँ पे जो तुम्हारा ये लाइट बैंड है वो इसको ओवरलैप नहीं करता। ये जोन रिप्रेजेंट द रीजन वेयर द थिन फिलामेंट कंप्लीटली ओवरलैप द थिक फिलामेंट। नहीं, ये जोन वो जोन होता है जहां पे जो थिन फिलामेंट होता है वो थिक फिलामेंट को ओवरलैप नहीं करते हैं।
मतलब जो तुम्हारा थिन फिलामेंट होता है वो थिक फिलामेंट को ओवरलैप करता है। जैसे देखो यहाँ पे इसको ओवरलैप कर रखा है इतना वाला पोर्शन, ठीक है, इतना पोर्शन इसने ओवरलैप कर रखा है, बट ये पोर्शन नहीं ओवरलैप किया है। तो जो पोर्शन नहीं ओवरलैप किया रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एच जोन बोलते हैं। ये तुम्हारा क्या है, इनकरेक्ट है। इट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ द प्रोटीन इन द मसल्स फाइबर्स एज पर द टेक्स्ट। ओके, देखो जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं उसके अंदर बेसिकली दो प्रोटीन, दो टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन होते हैं। Actin and myosin are arranged as a rod-like structures perpendicular to the longitudinal axis of the myofibrils। नहीं है, perpendicular नहीं होते हैं, that is जो क्या होते हैं, parallel होते हैं। तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। The edge of thick filament on either side of the thin filament partially overlap the free end of the thin filament in the resting state। ठीक है, इस ऑप्शन को लीव करते हैं, आगे वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। The thick filament in the A band are held together in the middle by the thin fibrous membranes called the yum line। हाँ, तो मैंने तुमको पहले ही बता दिया कि बीच में बेसिकली क्या होती है, यहाँ पे नोटिस ये क्या होती है, यहाँ पे इसी ये क्या होती है, यम लाइन होती है। एंड यम लाइन बेसिकली होती क्या है, ये एक टाइप की तुम्हारी फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये फाइब्रस सीट बोल सकते हो। ये तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन है, ये तुम्हारी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। द जेड लाइन इज थिक फाइब्रस मेम्ब्रेन, थिक फाइब्रस मेम्ब्रेन नहीं होता, जो तुम्हारा जेड लाइन होता है ये तुम्हारी क्या है, ये समझ लो, ये जो तुम्हारी लाइन है क्या, जेट लाइन है। जेट लाइन तुम्हारी क्या होती है, इलास्टिक फाइबर्स होती हैं। ये तुम्हारे स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। ओके, एंड इसको एक बार पढ़ लेते हैं। द एज ऑफ थिक फिलामेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ द थिन फिलामेंट पार्शली ओवरलैप द फ्री एंड्स। नहीं, देखो जो तुम्हारा थिक फिलामेंट होता है ना, वो थिन फिलामेंट को ओवरलैप नहीं करता। एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है कि जो तुम्हारी थिन फिलामेंट होती है उसकी जो एज होती है वो थिक फिलामेंट को ओवरलैप करती है, ना कि थिक फिलामेंट। जो थिन फिलामेंट होती है वो तुम्हारी थिक फिलामेंट को ओवरलैप करती है। ओके, दिस इज जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ये तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उल्टा दे रखा है थोड़ा सा। नेक्स्ट पे जाते हैं। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मैथ कॉलम करना है, इसको तुमको होमवर्क दे रहा हूँ, इसे तुम कमेंट में इसका आंसर तुम बताना। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। रीड द फॉलोइंग टेस्ट एंड आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेस्टिंग स्टेट ऑफ द मायोफाइब्रिल्स। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बतानी है। द एजेस ऑफ द थिन फिलामेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट पार्शली ओवरलैप द फ्री एंड ऑफ थिक फिलामेंट। हाँ, जो तुम्हारा थिन फिलामेंट होता है वो जो तुम्हारी थिक फिलामेंट होती है उसको क्या होता है, पार्शली ओवरलैप करते हैं, कंप्लीटली ओवरलैप नहीं करते हैं। मतलब जो तुम्हारे थिक फिलामेंट की जो मार्जिन वाला पोर्शन होता है वो तुम्हारा थिन फिलामेंट के थ्रू ओवरलैप्ड होता है, बट जो सेंटर मोस्ट पार्ट होता है वो तुम्हारा ओवरलैप्ड नहीं होता है। एंड उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एच जोन बोलते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा क्या करेक्ट है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट इज नॉट ओवरलैप्ड बाय द थिन फिलामेंट। हाँ, मतलब वही सेम चीज है, तो कंप्लीटली ओवरलैप्ड नहीं होता, सेंटर मोस्ट पार्ट का तुम्हारा बच जाता है, एंड उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एच जोन बोलते हैं। ये भी तुम्हारा क्या करेक्ट है। द पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल्स बिटवीन टू सक्सेसिव जेट लाइन फॉर्म द फंक्शनल यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, हाँ देखो जो तुम्हारा सार्कोमियर होता है दैट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जो दो जेड लाइन के बीच का जो भी पूरा कंटेंट होता है ना, या फिर पूरा पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या होता है, सार्कोमियर बोलते हैं। एंड सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। ये भी तुम्हारा क्या करेक्ट है। A thin filament are firmly attached to the yum line in the middle of the A band। नहीं यार, तुम्हारा ये मान लो ये तुम्हारा A band है, ठीक है, एंड ये तुम्हारा क्या है, I band है। ओके, तो जो तुम्हारा थिन फिलामेंट है वो E band के मिडिल में होता है, नहीं E band के मिडिल में नहीं होता, साइड में होता है। तो तुम्हारा शेड्यूल क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। जो तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट की तरफ आते हैं। आइडेंटिफाई द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, तुम्हें एक्टिन फिलामेंट के स्ट्रक्चर यहाँ पे तुम्हें देखना है। ईच एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टू ग्लोबुलर एक्टिन्स हेलिकली बॉन्ड टू ईच अदर। देखो हाँ, मतलब जो तुम्हारे जो ईच एक्टिन फिलामेंट होता है ना वो टू ग्लोबुलर एक्टिन से नहीं होता, डेट इज यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एफ एक्टिन होना चाहिए। ओके, फिलामेंटस एक्टिन होते हैं, मतलब जो ग्लोबुलर एक्टिन से मिलकर क्या बनते हैं, फिलामेंटस एक्टिन बनते हैं। एंड जो ईच एक्टिन फिलामेंट के अंदर बेसिकली क्या होता है, दो चेन होते हैं किसके, एफ एक्टिन के। तो तुम्हारा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ग्लोबुलर एक्टिन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे तुम्हारा एफ एक्टिन होना चाहिए था, तब ये स्टेटमेंट तुम्हारा करेक्ट हो जाता है। टू फिलामेंट ऑफ ट्रोपोमाइसिन रन्स क्लोज टू द एफ एक्टिन थ्रू आउट दिस लेंथ। हाँ देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो, दैट इज ये तुम्हारे क्या है, ये तुम्हारे दो फिलामेंट है किसके, दैट इज एफ एक्टिन के। एंड बाद में ये तुम्हारे क्या है, ये तुम्हारे एक हो गए तुम्हारे ये ट्रोपोमाइसिन के फिलामेंट है। तो कितने ट्रोपोमाइसिन के फिलामेंट होते हैं टोटल, कितने होते हैं, दो होते हैं, जो कि बेसिकली क्या करते हैं,
जो यह फैक्टिन होता है उसको क्या कहते हैं, इंक्लोज करने का काम करते हैं थ्रू आउट दी लेंथ। ये तुम्हारा क्या करेक्ट है। एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट इरेगुलर इंटरवल ऑन द ट्रोपोमाइसिन। नहीं, पहले ये तुम्हारी एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है कि तुम्हारे कहाँ पे होते हैं, रेगुलर इंटरवल पे होते हैं। कितने होते हैं, रेगुलर इंटरवल पे तुम्हारे ये प्रेजेंट होते हैं। एंड ये तुम्हारे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। जो तुम्हारा ट्रोपोनिन होता है टोटल कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, दैट इज आई टी सी। ठीक है, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी एंड ट्रोपोनिन सी। ओके, ये रेगुलर इंटरवल में प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, एट रेगुलर इंटरवल पे ये क्या होता है, ट्रोपोमाइसिन पे प्रेजेंट होते हैं। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा जी। ईच एफ एक्टिन इज पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक जी एक्टिन। हाँ, जो तुम्हारे हर एक एफ एक्टिन क्या होता है, वो तुम्हारा पॉलीमर होता है किसके, जी एक्टिन के। ये तुम्हारा क्या है, करेक्ट है। एंड यहाँ पे तुम्हें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे तुम्हें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ओके,